चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता को, लर्निंग डिसेबिलिटीज को। यहाँ से आपको यह मानकर चलिए कि 2 नंबर का सवाल तो कम से कम आता ही है, और 2 नंबर अगर नहीं आया तो 1 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता इस टॉपिक से, है ना। जिसमें आप लोगों ने देखा हुआ डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्मोर्फिया, डिस्फेजिया, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। आप लोग सेट भी 1-2 दिन से बना ही रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन कहीं मिल भी गया होगा, है ना, लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड। तो टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी जरूरी है ना। हम लोग समझते हैं कि आखिर अधिगम अक्षमता होता क्या है, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि जब अक्षमता शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, यह वह अक्षमता नहीं है जहां पर व्यक्ति विकलांग हो, जहां पर व्यक्ति का पैर टेढ़ा हो, हाथ टेढ़ा हो, वो हमारी अक्षमता नहीं है। सीखने से संबंधित अक्षमता की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक होता है विकलांगता या दिव्यांगता, वो डिसेबिलिटीज अलग हो गया। यहाँ पर हम किसके संबंधित डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं, लर्निंग से संबंधित डिसेबिलिटी, मतलब सीखने से संबंधित अक्षमता जो बच्चा में होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि अधिगम अक्षमता का शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वे थे सैमुअल क्रिक। नाम याद रखिएगा, सैमुअल क्रिक ने सबसे पहले, आपको हम बता दें कि अधिगम अक्षमता जैसे शब्दों का इन्होंने क्या किया था, इस्तेमाल किया था। यानी सबसे पहले अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द को देने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, तो वो है सैमुअल क्रिक साहब, है ना। इसमें आपको पढ़ना होगा लेखन वैकल्प के बारे में, पठन वैकल्प के बारे में, है ना, शारीरिक भ्रम के बारे में, डिस्फेजिया, डिस्मोर्फिया आदि का वैज्ञानिक जो नाम है, आखिर वो क्या होता है, उससे संबंधित बात हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि यह अधिगम अक्षमता आखिर होता क्या है। देखो, अक्षम का मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति सामान्य ना हो, थोड़ा अलग हो। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक चीज बार बार पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि बोलो बेटा रक्सौल, आप बोल रहे हैं रसकौल, है ना। तो रक्सौल को क्या कहना, रसकौल कहना। रिक्शा को क्या कहना, रिस्का कहना, है ना। तो बार बार हम ये बातें आपको सिखा रहे हैं कि बोलो रक्सौल, तो फिर बोले आप रसकौल। तो ये कौन है, ये डिसेबिलिटीज है। मतलब एक ही गलती को आप बार बार क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो इसका मतलब सीखने से संबंधित वो अक्षमता हो जाता है। उसका नाम अलग होता है, लेकिन वो सीखने से संबंधित अक्षमता हो जाता है। गणितीय संबंधी भी समस्या आ सकता है कि जिसे गुना में, जोड़ में उसको अंतर नहीं समझ में आएगा कि कौन गुना का चिन्ह है, किसमें गुना करना है, किसमें मल्टीप्लाई करना है और किसमें ऐड करना है, इस तरह की समस्या। लिखने से संबंधित समस्या हो जाएगा, कहाँ हर्षिकार देना है, कहाँ दीर्घिकार देना है, फुल स्टॉप कहाँ देना है, स्लैश कहाँ देना है, हाइफन कहाँ देना है, इस तरह की समस्या जो है ना बच्चों में देखने को मिलता है। तो इस सब का अलग अलग नाम है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर पढ़ने संबंधी अक्षमता को हम किस नाम से जानेंगे मनोविज्ञान में, लिखने संबंधी अक्षमता को किस नाम से जानेंगे, और उसके साथ साथ में पढ़ने लिखने और गणितीय संबंधी समस्या को हम लोग किस नाम से जानेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अधिगम अक्षमता का आधिकारिक परिभाषा क्या है, जो हम आपके नोट्स में लिखे, एक बार ध्यान से देखिएगा। हालांकि उसको याद नहीं करना है, लेकिन एक बार देख लीजिए कि हमने क्या लिखा कि अधिगम अक्षमता एक शब्द है जिसमें कई प्रकार की विशिष्ट मतलब स्पेशल प्रकार की अक्षमता समस्या क्या होती है, शामिल है। अधिगम की अक्षमता वाले बच्चे पढ़ने, लिखने, सुनने आदि जैसे कुछ कौशल सीखने और उपयोग करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। मतलब हाँ, ये तो पक्का हो गया कि जो अक्षम बालक है, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट होंगे, उनको किसी न किसी तरह का पढ़ने, लिखने, सुनने और काम आदि गणित संबंधी समस्या को हल करने में सामान्य बालक जैसे वो नहीं होंगे, उसमें किसी न किसी तरह का इस प्रकार का डिसेबिलिटीज पाया जाएगा। और जो विशिष्ट प्रकार का डिसेबिलिटीज है, पढ़ने, लिखने, सुनने से संबंधित, उसी को हम क्या कहेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज कहेंगे। लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। तो सीखने से संबंधित अक्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता के नाम से जानते हैं। हमने बताया कि लर्निंग डिसेबिलिटीज शब्द का सबसे पहले जो देने वाले मनोवैज्ञानिक थे इस शब्द को, वो कौन थे, सैमुअल क्रिक साहब थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अधिगम अक्षमता का निदान विशेष रूप से तब किया जाता है जब बच्चे स्कूल में जाना शुरू करते हैं। देखिए, करा कि इस तरह के डिसेबिलिटी
चाहे वो पढ़ने संबंधी हो, लिखने संबंधी हो, सुनने संबंधी हो, गणितीय संबंधी हो। इस तरह के समस्या का निदान कब होता है? जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है। अब आप कहिएगा कि सर विद्यालय जाने से ही यह अक्षमता दूर कैसे होगा? क्योंकि इस तरह के अक्षमता वाले व्यक्ति को क्या करना होगा? समाज के साथ में जोड़ना होगा। जहां पर सही और शाब्दिक परिचय सही किया जा रहा हो, उसके साथ में आपको ऐड करना होगा, तभी इस तरह के डिसेबिलिटीज उसमें क्या हो पाएंगे? दूर हो पाएंगे। इसीलिए डिसेबिलिटीज सीखने से संबंधित दूर कहाँ होगा? जब बच्चा विद्यालय जाना चालू करता है। किसी भाषा का आप अशुद्ध इस्तेमाल करते हैं आप अपने घर में, और जब एक विद्यालय में गए तो वहां पर 100 बच्चे हैं और 100 बच्चा उसी भाषा का इस्तेमाल शुद्ध रूप से कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उनके साथ में जुड़कर आप भी शुद्धता प्रदान करेंगे। जैसे मान लीजिए कि घर में हमेशा आप रक्सौल को रसकौल कहते हैं और रिक्शा को रिस्का कहते हैं, विद्यालय में गए तो हमेशा 100 गो बच्चा में से 99 गो बच्चा बोला रक्सौल, तो सुनते 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 आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा कि हमको रसकौल नहीं रक्सौल कहना है। बात समझ में आ रहा है? यानी जब तक बच्चा समाज से इंटरेक्ट नहीं होगा, जब तक शुद्ध बोलने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वालों के साथ में उसका संबंध नहीं होगा, तब तक इस तरह का डिसेबिलिटीज दूर होना असंभव मात्र है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसमें हमने लिखा है कि अधिगम अक्षमता का निदान जो होता है वो विशेष रूप से तब किया जाता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं और स्कूल में अन्य बच्चों के साथ में शैक्षणिक गतिविधि में संलग्न होते हैं। मतलब जब वह एजुकेशनल मेथड में जब वह संलग्न होगा, एक दूसरे से जब वह जुड़ेगा, तो इस तरह की अक्षमता बच्चा में क्या होगा? दूर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। तो पहला पॉइंट तो ये समझिए सर लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है? तो लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ने, लिखने, सुनने संबंधी हो सकता है, मतलब सीखने से संबंधित समस्या को हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज कहेंगे। शब्द का सबसे पहले प्रयोग सैमुअल क्रिक साहब ने किया था और उसके बाद में लर्निंग डिसेबिलिटीज जो चाइल्ड है उस तरह के डिसेबिलिटीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो सबसे पहला बात इसमें कहा जा रहा है वो विद्यालय जब जाएगा तभी दूर होगा। और विद्यालय जाएगा तो दूर कैसे होगा? क्योंकि समान बच्चों के साथ में उसका गतिविधि पूरा होगा। जब समान बच्चों को शुद्ध और सही बोलना वो देखेगा तो धीरे धीरे इस तरह का डिसेबिलिटीज क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? 3 फैक्ट्स आपको याद रखना है कि यह दूर कहाँ होगा? तो विद्यालय में जाकर, क्योंकि शैक्षणिक गतिविधि में जब वो जुड़ेगा तो इस तरह का डिसेबिलिटी जब उसमें क्या होगा? दूर होगा। ठीक है ना? अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये होते कितने प्रकार के हैं, अधिगम अक्षमता के प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक एक प्रकार को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है डिसलेक्सिया। क्या नाम है इसका? डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया के बारे में यह बात समझने का प्रयास कीजिएगा, डिसलेक्सिया के बारे में यह बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर कौन है। तो इसको हम लोग पठन वैकल्प भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पठन वैकल्प के नाम से भी जानते हैं। मतलब पढ़ने संबंधी समस्या को हम लोग क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहेंगे। ठीक है ना? इसमें लिखा हुआ कि पढ़ने संबंधी जो विकार होगा, विकार का मतलब क्या हुआ? विकार का मतलब प्रॉब्लम है ना? तो पढ़ने संबंधी जो समस्या है उसी का हम नाम देते हैं मनोविज्ञान में क्या? तो डिसलेक्सिया। उसी का नाम क्या देते हैं? डिसलेक्सिया। इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि डिसलेक्सिया एक ऐसा अधिगम अक्षमता है जो अधिकांश बच्चों में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, अधिगम अक्षमता का जो इलाज है वो कोई दवाई नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पैरासीटामोल 300 mg चलाओ पठन वैकल्प खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चा जब तक समाज से नहीं जुड़ेगा तब तक उस समस्या का निदान होने वाला नहीं। इसका मतलब ये है कि डिसलेक्सिया एक ऐसा लर्निंग डिसेबिलिटीज है जो अधिकांशतः बच्चों में देखने को मिलता है। और आपको बताते चले कि विद्यार्थी इसमें किस तरह का गलती करेगा। तो विद्यार्थी इसमें गलती किस तरह करेगा? पढ़ने संबंधी, मतलब कभी W को M बोल देगा और कभी M को W बोल देगा। मतलब समझ रहे हैं? मतलब इसको अंतर ही जल्दी नहीं समझ में आता है कि W कौन है और M कौन है और M कौन है और W कौन है। आपने एक मूवी देखा होगा जिस मूवी का नाम था तारे जमी पर, याद है? आमिर खान का मूवी था। उसमें एक बच्चा को आपने देखा होगा जो कि काफी अन्य बच्चों से, दूसरे बच्चों से वो क्या था? अलग था। मतलब उसको विद्यालय में सभी लोग समझ नहीं पाए, सभी लोग जान नहीं पाए।
होता क्या था कि कोई समान एक्टिविटी होता था तो बच्चे वहां पर काम कर रहे, वो बेचारा खड़ा होकर के देखता था। तो कैसा वाला बालक था, वो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाला ही चाइल्ड था। तो उसको क्या हुआ, अब जैसे मान लीजिए कि आपके विद्यालय में भी इस तरह का बच्चा दिखे, तो पहले तो आप उसके समस्या को जानिए कि व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है। आमिर खान ने उसके समस्या को देखा, जाना, समझा, उसको अच्छे से गाइड किया। और आपको बताते चले, आप उस मूवी में देखे होंगे कि वह बच्चा बाद में चलकर विद्यालय का सबसे जीनियस स्टूडेंट बनता है। देखे ना आप लोग। तो क्या है, अधिगम अक्षमता वाले बच्चा को ना सबसे ज्यादा सामाजिक सपोर्ट की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा सोशल सपोर्ट की जरूरत होती है। उसके लिए कोई दवा काम नहीं करता है। सामाजिक सपोर्ट जब उसको मिलेगा तो सीधी सी बात है, वह अक्षमता धीरे धीरे उसमें क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। उदाहरण याद रखिएगा, तारे जमी पर जो मूवी था, उसका एक जो बच्चा था, वह बच्चा कैसा था, वो डिसेबिलिटी से ही पीड़ित था। और बाद में हुआ क्या कि समाज से धीरे धीरे, जब जैसे स्कूल के बच्चे उसको अपने से अलग मानते थे, आपने देखा होगा, हर एक गतिविधि में वो भाग नहीं लेता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ, उसको समाज से जोड़ा गया, शैक्षणिक गतिविधि से जोड़ा गया, तो बाद में चल करके वह बच्चा काफी जीनियस निकला। आपने देखा। तो कौन है, लर्निंग डिसेबिलिटी। अर्थात इस मूवी के उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि डिसेबिलिटीज तभी दूर होगा जब आप उसको सोशल एक्टिविटी से, उसके बाद में विद्यालय गतिविधि से जब आप उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब एक बच्चा जो मंदबुद्धि टाइप का है, एक बच्चा जो समान प्रकार से किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, और उसको और जब आप छोड़ दीजिएगा तो क्या वो तेज बन पाएगा, नहीं। आपके क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको पढ़ने संबंधी समस्या है, अगर किसी चीज को पढ़वाते हैं तो जल्दी पढ़ नहीं पाता है, जल्दी अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब यह है कि उस बच्चा पर हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है, पढ़वाने पर, तभी तो उसको पढ़ने आएगा। अब हम एक बार देख लिए कि इसको पढ़ने नहीं आता है, तो बार बार हम उसको छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह बच्चा पढ़ने में कभी मजबूत नहीं होगा। तो सामाजिक गतिविधि से जोड़िए, विद्यालय गतिविधि से जोड़िए। तो बात समझ में आया। इसमें किस तरह का गलती करेगा, डब्ल्यू को कभी एम, एम को कभी डब्ल्यू, GOD गॉड, गॉड को कभी कह देगा डॉग, और डॉग को कह देगा गॉड, है ना। तो क्या हुआ, ये पढ़ने संबंधी वैकल्प है, ये पढ़ने संबंधी समस्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया। क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया। क्लियर हुआ। उसके बाद में दूसरा जो वैकल्प हमारे सामने आता है वो लेखन विकार कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिसग्राफिया। दूसरा हमारा कौन सा आएगा, डिसग्राफिया। अब डिसग्राफिया क्या होता है, इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा। डिसग्राफिया जो है ना, जैसे ये था पढ़ने संबंधी समस्या, पढ़ने संबंधी विकार, उसी तरह से डिसग्राफिया जो होगा वो लेखन संबंधी विकार होगा। मतलब बच्चा को इसमें लिखने से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चले कि इसमें बच्चा क्या करेगा कि हमेशा लिखने में उसको दिक्कत होगा। जैसे कभी वाज, वाज का मतलब WAS वाज होता है, तो कभी ये SAW भी लिख देगा, इसको वाज को 100 लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद में आपको बताते चले, सर को RIS, SIR होता है सर, तो लिख देना RIS, है ना। या फिर SIR, सर को लिख देना SAR, सार, ज्यादा लोग यही लिख देता है ना। तो क्या है कि इस तरह की समस्या बच्चा में आपको बार बार एक गलती को दोहराएगा, एक ही गलती को क्या करेगा, बार बार दोहराने का प्रयास करता है। उसके बाद में कभी द का मतलब क्या होता है, THE, ये होता है द, तो उसको गलती कर देना, जैसे मान लीजिए कि HET लिख दिया। इस तरह का समस्या का सामना हमेशा वो करता है। तो समझ लीजिएगा कि उसमें यह कौन सी संबंधी समस्या है, तो ये लिखने संबंधी प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, इस नाम को याद रखिएगा, डिसग्राफिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ने संबंधी समस्या डिसलेक्सिया, और लिखने संबंधी समस्या डिसग्राफिया, ठीक है ना। एक और तीसरा आता है हमारे पास में, जिसका नाम हम लोग देंगे डिसमॉर्फिया। क्या नाम देंगे, अच्छा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया में और सारा पॉइंट लिखा हुआ, उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि सही वर्तनी लिखने में उसको क्या होगा, कठिनाई होगा। देखिए ना, यहाँ पर लिखने संबंधी समस्या में सही वर्तनी लिखने में उसको कठिनाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके साथ में कागज पर उसका खराब स्थानिक योजना, इस तरह की भी समस्या आपको डिसग्राफिया वाला बच्चा में देखने को मिल जाएगा। कागज पर खराब स्थानिक योजना का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लिख रहे हैं कि राम आम खाता है, तो भाई लिखने का एक तरीका होता है कि शब्दों के बीच में गैपिंग होना चाहिए, और कहां पर किस व्याकरणिक सामग्री का इस्तेमाल करना है,
इसका भी हमें ज्ञात होना चाहिए। अब देखिए जैसे हमने यह पैराग्राफ लिखा, यह जो वाक्य लिखा है एकदम सही है, लेकिन हम वहीं अगर हम लिखे राम, उसके बाद में आम, उसके बाद में खाता है, आप देखिए इसका मतलब यह है कि कागज पर हमारा स्थानिक योजना सही नहीं है। हमको यह पता नहीं है कि शब्दों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, शब्द का आकार क्या होना चाहिए। लिखने संबंधी समस्या में ये बहुत आम तौर पर यह प्रॉब्लम है कि क्या होगा कि एक शब्द छोटा लिख दिया, एक शब्द बड़ा लिख दिया, जो दो शब्दों के बीच में कहीं गैपिंग ज्यादा हो गया, कहीं गैपिंग कम हो गया। तो ये भी प्रॉब्लम आपको इस तरह के बच्चों में देखने को मिलेगा। जो कौन सा बच्चा है, डिस्ग्राफिया वाला स्टूडेंट है। कागज पर खराब स्थानिक योजना का मतलब ये कि उसको यह पता नहीं होना कि हाँ कौन से शब्द के बीच, दो शब्दों के बीच में कितना दूरी होना चाहिए, शब्दों का आकार कितना होना चाहिए, टॉपिक को कितना बड़ा लिखना है, उत्तर को कितना बड़ा लिखना है, प्रश्न को कैसे लिखना है। आपने देखा होगा ना, किसी टॉपिक को हम लिखते हैं तो थोड़ा बड़ा लिखते हैं। जैसे देखिए अभी आप देख रहे हैं टॉपिक को हम लिखे हैं तो क्या लिखे हैं, थोड़ा बड़ा लिखे। अब मानकर चलिए कि इतना ही छोटा हम टॉपिक का नाम भी लिख देते तो वह स्थानिक योजना का सही होना नहीं कहलाएगा, क्योंकि नियम यह कहता है कि कोई भी टॉपिक आप लिखेंगे थोड़ा बोल्ड लिखेंगे और उसके बारे में जो चर्चाएं होंगी वो समान अक्षर में आप लिख सकते हैं। तो इन सब बातों को यह बच्चा नहीं समझ पाता है, जिसमें इस तरह का डिसेबिलिटीज पाया जाता है, जिसका नाम होता है क्या, डिस्ग्राफिया। याद रहेगा। उसके बाद में क्या होता है कि बड़े और छोटे अक्षर हमेशा मिश्रित करके लिख देगा, मिक्स करके लिख देगा। जैसे हम लोग को यह बताया गया कि लिखने का अपना एक तरीका होता है। सपोज दैट कि नाम लिख रहा है आदित्य, तो ADITYA, देख रहे हैं, तो पहला लेटर क्या है हमारा, बड़ा है ना, उसके बाद में छोटा है, लेकिन उसको यह ज्ञात नहीं होगा, वो बड़ा और छोटा को हमेशा क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। जैसे मान लीजिए कि आदित्य हमने लिखा ऐसे ADITYA, अब देखो कितना घटिया लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब ये वाला और ये वाला में अंतर आप देख रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, बड़ा और छोटा अक्षर दोनों को मिश्रित कर दिया, और इसमें हमने क्या किया, नियम के अनुसार लिखा कि पहला लेटर हमारा कैपिटल है और बाकी के लेटर हमारे क्या है, स्मॉल है। तो इस तरह का ज्ञान जो है ना इस बच्चा में नहीं होता है, और इस तरह के समस्या का सामना वह करता है। वो कौन है, तो वो है डिस्ग्राफिया वाला स्टूडेंट। बोलो क्लियर। तो इस सारे इन सभी तरह का समस्या उसमें आ सकता है। वाच को 100 लिखना, SIR को RIS लिख देना। कागज पर जब लिखेगा तो शब्दों के बीच में सही स्थान का चयन न होना कि कितना दूरी बीच में होना चाहिए, शब्दों के आकार पर उसका ध्यान न होना कि टॉपिक कितना बड़ा लिखना चाहिए, उसका आंसर प्रश्न कितना बड़ा लिखना चाहिए, सही वर्तनी का चयन नहीं करेगा। उसके बाद में क्या होगा कि बड़ा लेटर और छोटा लेटर दोनों को मिक्स कर करके लिखेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी एक उदाहरण उठा लेगा और कहेगा बताइए किस तरह की अधिगम क्षमता है, तो आप नाम दीजिएगा किसका, डिस्ग्राफिया। क्लियर हुआ। तीसरा हम लोग समझते हैं जिसका नाम होता है, क्या बताइएगा, डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया एक प्रकार का लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चा हम अपने आप को हमेशा मोर समझता है। मोर का मतलब वो वाला नहीं, पीकॉक वाला मोर वाला बात नहीं करें। मोर का मतलब होता है अधिक, अपने आप को हमेशा क्या समझना, और अधिक और अधिक और अधिक। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि शारीरिक भ्रम वाली स्थिति है। इसमें बच्चा डिलीमा का शिकार होता है। जैसे कौआ में या कोयल में अंतर नहीं बुझाना, दोनों तक करिए है ना। तो कभी कोयल को कौआ कह देना और कभी कौआ को कोयल कह देना, ये डिसमॉर्फिया है। उसके बाद में क्या होता है, अपने आप को हमेशा ताकतवर, लंबा, सुंदर, स्मार्ट समझना। अब आप लोग देखे होंगे कि ये आपका भ्रम ही है ना। जैसे आप अगर हैं और आप कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट हम ही हैं, तो भाई आप डिलीमा का शिकार है कि नहीं, बताइए। आपसे स्मार्ट भी कोई हो सकता है। इसका मतलब क्या, अगर कोई मान लीजिए कोई महिला करे कि हम दुनिया में सबसे सुंदर हम ही, भाई आपसे सुंदर भी कोई हो सकता है। तो ये क्या है, ये डिलीमा है। अपने आप को हमेशा ताकतवर समझना कि हाँ हमसे ज्यादा बॉडी वाला कोई नहीं हो सकता। तो ये कौन है, ये इसका मतलब ये है कि इस तरह का सोच जब आपके मन में, आपके जहन में हमेशा आ रहा हो कि हम सब कुछ में मोर है, मोर है, मोर है, अधिक है, अधिक है, मतलब अपने आप को सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना, ये क्या है, डिलीमा है, ये भ्रम की स्थिति है। ये मिथ है कि अगर तुम समझ रहे हो कि हम ही सबसे तेज है, हम ही सबसे स्मार्ट है, हम ही सबसे सुंदर है,
तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई साहब आप में क्या है, आप में एक डिसेबिलिटीज है जिसका नाम क्या है, डिस्मॉर्फिया। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होगा, हमेशा भ्रम की स्थिति में। अच्छा, बच्चा इसमें बड़ा कंफ्यूजन टाइप करेगा। जैसे देखो ना, कभी कौवा को कोयल का ना, कोयल बोला कि कौवा है, तो वो दूसरा का बोलेगा कि नहीं कोयल है, कौवा है, फिर वो जा हाँ कोयल है। इस तरह का भ्रम वाली स्थिति उसमें हमेशा आएगा, है ना। और उसके बाद में क्या होगा कि हम ताकतवर है, हम लंबा है, हम सुंदर है, हम स्मार्ट है, हम ही सब कुछ है। हम की भावना जो आ रहा है ना, वो कौन है, डिस्मॉर्फिया। इसीलिए अगर आप में भी यह शिकायत है कि हम ही सब कुछ है, हम लंबा है, हम ताकतवर है, हम तेज है, हम स्मार्ट है, हम सुंदर है, तो भाई साहब आप में बीमारी है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसका नाम क्या है, डिस्मॉर्फिया। समझ में आया? तो तीसरा जो हमारा हो गया कौन सा बताइएगा, डिस्मॉर्फिया हो गया, डिस्मॉर्फिया। समझ में आया? चलो अब उसके बाद में हम लोग चौथा नंबर समझते हैं जिसका नाम होगा क्या, डिस्फेजिया। माने एगो फेज गायब हो जाएगा। डिस्फेजिया का मतलब क्या हुआ, एक फेज हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसे समझिए डिस्फेजिया में क्या होता है समझ। अच्छा, ये तीन गो बात समझ में आया। माने पढ़ने संबंधी समस्या डिसलेक्सिया, लिखने संबंधी डिस्ग्राफिया, हमेशा मोर लंबा ताकतवर स्मार्ट फलना चिलना दिस दैट, क्या हो जाएगा, डिस्मॉर्फिया। अब आते हैं हमारे पास में कौन सा बताइएगा, डिस्फेजिया। ये वो फेज उड़ जाएगा, है ना। अब डिस्फेजिया क्या होगा इसके बारे में समझिएगा। डिस्फेजिया में होगा क्या, इसमें भाषा से संबंधित विकार होगा, रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम होगा। रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया, आपने किसी व्यक्ति को आपने देखा है कि हाँ उस, जैसे मान लीजिए कि वो किसी क्वेश्चन के प्रश्न उत्तर को जान रहा है और उसको खड़ा करा दिए कि हाँ ठीक है बताओ, तो बोला ही ना जाए, और फिर बोला कि सर पेट में है मुंह में नहीं आ रहा है। ये वो देहाती कहावत ही है ना, कि सर बोला नहीं जा रहा लेकिन याद है सर। अरे भाई याद है तो बोलो। तो इसमें इस तरह का प्रॉब्लम होगा। क्या होगा, वो बच्चा उसके पास में नॉलेज है, उसके पास में ज्ञान है, वो आंतरिक है, लेकिन वो अपने आप को ना अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो उसमें इस तरह का वो प्रॉब्लम हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वो है हमारा डिस्फेजिया वाला प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, हकलाने वाला प्रॉब्लम भी होता है। जैसे किसी व्यक्ति को हमने हकलाने वाला व्यक्ति को देखा है, जैसे अब मान लीजिए कि हकलाने वाला व्यक्ति में हो, जैसे एक गाना चलता है कि जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर तू ना कर, तू है मेरी किरण, अब तू है मेरी किरण। समझ में आ रहा है ना, तो किरण पर जाकर फंस गया, है ना। अब जैसे तुम्हारा नाम ले रहा मोहन, तो बोला मोहन। समझ में आ रहा है ना, ये कौन है बताइएगा, ये है हमारा डिस्फेजिया। मतलब हमेशा उसमें जो पहले सीडी नहीं चलता था, डीवीडी, पहले डीवीडी चलता, कैसेट में जाकर फंस जाता था, जहां आदमी हीरो बोल रहा है वहां टकले रह गया, ऐसा होता था ना। फिर उसके बाद में हम उसको डीवीडी को निकालते थे, थोड़ा मुंह से भाप देते थे, फिर अच्छा कपड़ा से पोंछते थे, फिर उसको रखते थे कि भाई स्क्रेचिंग ना, और उस पर देखते थे ना कि लाइन स्क्रेचिंग जब आ गया तो फंस जाता था रील। तो एक रील हमेशा क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। डिस्फेजिया वाला का प्रॉब्लम ये है, रील हमेशा ऊपर क्या होगा, फंसते रहेगा। मतलब विचार को स्मूथली मतलब ना प्रकट नहीं कर पा रहा है। जैसे एक नहीं होता है कि हम खड़ा हुए अपने विचार को प्रकट किया, कैसे ऐसे होता है, ये होता है दिस दैट, जो भी हो ठीक है बहुत अच्छा, ये हो गया। और एक होगा कि बीच में जैसे एक लाइन बोलना रुक जाना, फिर बीच में सहारा दिया तो फिर दो लाइन बोलना फिर रुक जाना, बीच में की किरण करते रहना, है ना, मोहन करते रहना। तो इस तरह का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्फेजिया। ये क्या हो जाएगा, डिस्फेजिया, है ना, यानी कि रिप्रेजेंट नहीं कर पाना। इसमें सबसे अच्छा बात याद रखिए कि हकलाने वाला प्रॉब्लम होगा इसमें। अच्छा देखो, हकलाने वाला प्रॉब्लम किसी किसी व्यक्ति में ना नेचर का होता है, मतलब प्रकृति के द्वारा है कि वो हो जाता है, तो वो अपवाद है। आप उसको यह मत सोचिए कि उसमें डिस्फेजिया है, नहीं। हकलाने वाला प्रॉब्लम का मतलब है कि नेचुरली नहीं लेकिन आदत सा हो गया, नहीं होता कि नेचुरली वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आदत सा हो गया। अब ये जेनेटिक्स भी होता है, अनुवांशिकता का भी इस पर प्रभाव होता है। अगर पापा मम्मी हकलाते हैं तो बच्चा के ऊपर वो चीजें आ जाता है, आपने देखा होगा। हाँ, तो प्रकृति जो हो रहा है उसको तो हम डिस्फेजिया नहीं कहेंगे, लेकिन आप जो है ना पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आदत सा बन गया है कि हाँ एक शब्द कहना रुक जाना, दो शब्द कहना रुक जाना, फंस जाना, बीच में रील फंस जाना, तो ये कौन है, डिस्फेजिया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्फेजिया। तो बताइए, पढ़ने संबंधी कौन, डिसलेक्सिया, लिखने संबंधी कौन, डिस्ग्राफिया, अपने आप को मोर समझना लंबा ताकतवर कौन, डिस्मॉर्फिया,
एगो फेज गायब हो जाना, बीच में रील फंस जाना, विचार व्यक्त नहीं कर पाना, कौन? डिस्फेज। बात समझ में है? चारों याद हुआ। चलो पांचवा नंबर हम लोग, ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लर्निंग डिसेबिलिटीज के प्रकार, टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो ये 4 टाइप हम आपके सामने डिस्कस कर दिए। अब हम लोग आते हैं 5वां टाइप में, जिसका नाम होगा डिस्प्रैक्सिया। क्या नाम होगा? डिस्प्रैक्सिया। तो 5वां नंबर जो टाइप है उसका नाम होगा क्या, बताएगा? डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिए। डिस्प्रैक्सिया में क्या होगा कि ये शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होगा। अर्थात जो है ना, आप यह मानकर चलिए, हम एक उदाहरण देते हैं, आंख और हाथ में सही तालमेल नहीं बैठा पाना। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा उधर खड़ा है और एक बच्चा इधर खड़ा है, उसको हम बॉल फेंक रहे हैं तो पूरा तालमेल बैठा रहा है, अपने शरीर को भी स्टेबल करा और आंख से भी देख रहा है कि बॉल कहाँ आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए क्रिकेट बॉल जैसे कोई मारा, तो मारने के बाद में जो फील्डर होता है वो क्या होता है? शरीर और आंख दोनों का सही तालमेल बैठाता है, तब ना कैच पकड़ता है। जैसे दौड़ता रहा, देखता रहा कि कहाँ पर आ रहा है, फिर पकड़ लिया। समझ में आना? और ये की हो गया, कैसे देख रहा है, कहाँ गया भाई, समझ रहे ना? तो क्या उसका, अच्छा उसके दिमाग में हमेशा रहे कहीं आगे ठोकर न लग जाए। उसके दिमाग में एक ये भी प्रॉब्लम है कि कहीं उसको आगे ठोकर न। अब बॉल है वहां, देख रहे हैं यहाँ, तो कहां से पकड़ाएगा? मतलब ये है कि आपका आंख और शरीर का तालमेल सही नहीं है। इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो हमारा कौन कहता है? डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। मतलब आंख और हाथ में तालमेल सही नहीं बैठा पाना। उसके साथ साथ में प्रॉब्लम इस तरह के बच्चों में ये होगा कि मान लीजिए कि एक बच्चा वहां पर है, दूसरा बच्चा यहाँ पर है, हम उसको बॉल फेंक रहे हैं, वो हमको बॉल फेंक रहा है, तो हम फेंक रहे हैं तो पूरी तरह से एकदम आंख और हाथ का तालमेल बैठा के एकदम कैच करने पर लगा हुआ है। और उसके बाद में हम ऐसे खड़ा है, आया था, गिर गया, फिर उठाकर फिर फेंके, फिर हम अपना तालमेल नहीं बैठा, फिर फेंका, फिर गिर गया बॉल। ठीक है ना? तो क्या है, आंख और हाथ का तालमेल आप सही नहीं बैठा रहे। जैसे एक कहानी सबसे अच्छा याद रखिएगा, क्रिकेट बॉल वाला, कि बॉल कहीं है, देख कहीं रहे हैं, है ना? उसके बाद में दिमाग में ये है कि कहीं आगे ठोकर न लग जाए। उसके बाद में कोई अगर बॉल फेंक रहा है तो हम तालमेल सही बैठेगा तब ना कैच पकड़ेगा। हम सीधे इसे खा रहा है, हाँ फेंको, जा गिर गया, तो ये कौन है बताइएगा? इस तरह का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कौन सा? डिस्प्रैक्सिया। याद रहेगा? तो डिस्प्रैक्सिया से संबंधित समस्या में क्या होता है कि इसमें बच्चा आंख और हाथ का तालमेल सही नहीं बैठा पाता। तो ये कौन है? डिस्प्रैक्सिया। ये कौन है बताइएगा? डिस्प्रैक्सिया। ठीक है ना? अब आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम होगा क्या? डिस्थीमिया। अच्छा, यही वो प्रॉब्लम है, यही डिस्प्रैक्सिया वाला ही प्रॉब्लम है, जिसमें एक व्यक्ति को आपने देखा होगा। डिस्प्रैक्सिया का प्रॉब्लम सुनिए, एक व्यक्ति को आपने देखा होगा, चल कहीं रहा है, ताक कहीं, जैसे चल रहा है, धक्का लग गया, ठीक है ना? उसके बाद में चल कहीं रहा है, जैसे मान लीजिए किसी चीज को देखा, देखते रहो, समझ रहे ना? तो ये वाला, ये कौन वाला प्रॉब्लम है? आगे से कोई आदमी आके टकरा, बोला भाई साहब देख के चलिए, बोला जा, गड़बड़ा गया, फिर सीधे चला। अब मान लीजिए कि बीच में उसको रोड पर चल रहा था, उसको ऊंट दिख गया। अब इतना ना ऊंट को देखने लगा कि पता चला कि टेम्पो के सामने जा रहा है, समझ रहा? हवाई के आगे आ गया, है ना? तो ये क्या है? मतलब आंख और शारीरिक तालमेल उसका सही नहीं हुआ। अब इस तरह के व्यक्ति को आपने देखा होगा, इस तरह का समस्या समाज में आपने देखा होगा। कोई बच्चा होता है ना, वो देख करके दौड़ेगा कि कहाँ पर क्या है। अब कोई बच्चा ये होता है कि देखिए वो मेंटली वो स्वस्थ नहीं होता जब इस तरह का प्रॉब्लम बार बार करता। जैसे जा रहा है कहीं, बेंच से टकरा गया, टेबल से टकरा गया, कुर्सी से टकरा गया, गिर गया, हमेशा वैसे हो रहा है, तो कौन है? उसमें प्रॉब्लम है भाई। और वो कौन सा प्रॉब्लम है? उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्रैक्सिया। अब इससे अच्छा उदाहरण तो इसके बारे में हम नहीं दे सकते। तो बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। आया ना? ये प्रॉब्लम जो है ना, मतलब आप कह सकते हैं कि ये मोटर स्किल प्रॉब्लम होता है, मतलब गतिशीलता वाला प्रॉब्लम है कि ताक कहीं रहे हैं, चल कहीं रहे हैं, देख कहीं रहे हैं, ताक कहीं रहे, मतलब स्टेबिलिटी, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। ऐसे भी आप सोचिए, बैलेंस न कर पाना, मोटर स्किल प्रॉब्लम इसको हम लोग कहते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि ये तो पारिवारिक इतिहास के कारण भी होता है। अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि वैसा कोई रहा, जैसे आपने देखा होगा अगर किसी बच्चा का अगर मम्मी पापा पूरा बकलोल है तो चांस रहता है कि बेटा भी बकलोल हो ही जाए, है ना? लेकिन 100% तो हम नहीं कह सकते, मतलब अच्छा भी हो सकता है
अनुवांशिकता का प्रॉब्लम थोड़ा सा, तो पारिवारिक इतिहास के कारण भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है ना। उसके बाद में क्या होगा, इसमें तो बॉल वाला उदाहरण हम आपको बता ही दिए, चलने वाला उदाहरण बता ही दिए, रिक्शा से ठोकर लग देना, टेम्पू से ठोकर लगना, बेंच डेस्क कहीं ठोकर मार देना, देख कहीं रहे चल कर अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मोटर स्किल आपका सही नहीं है। उसके साथ में एक प्रॉब्लम ये भी होगा, डांस करने में गाना कहीं बज रहा है, स्टेप कहीं चल रहा है, नहीं होता गाना बज रहा है भाई, भांगड़ा डांस वाला ट्यून बज रहा है, अब पता चला कि कथकली स्टार्ट कर, ठीक है ना। तो क्या है कि अब कथक नृत्य चल रहा है, कथक नृत्य का ट्यून चल रहा है, अब पता चला कि भांगड़ा डांस स्टार्ट कर। तो ये कौन है, ये हमारा डिस्प्रेक्सिया वाले साहब है ना। मतलब ये कि इस तरह का समस्या जितने भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये कौन सा डिसेबिलिटीज है भाई साहब, ये सारे के सारे डिसेबिलिटीज डिस्प्रेक्सिया कहलाएंगे। बताओ, इतना उदाहरण दिया, समझ में तो आ ही गया होगा। एग्जाम्पल हम आपको बार बार इतना इसलिए देते हैं ना, ताकि आपको दिमाग में बात बैठे, क्योंकि ये सब याद करने वाला चीज नहीं है। डिस्प्रेक्सिया में याद रखिए, पढ़ने वाला प्रॉब्लम बताओ क्या, डिसलेक्सिया, लिखने वाला प्रॉब्लम, अपने आप को मोर ताकतवर लंबा समझना, हाँ, उसका देखो फेज गैप हो जाना, मतलब मन में है बाहर नहीं करना, डिस्फेजिया, टकरा जाना, कौन है, डिस्प्रेक्सिया, याद रहेगा। अब टकरा जाना ऐसे मत सोना, मोटर स्किल मतलब आंख और शरीर का इस्तेमाल सही नहीं कर पाना, मोटर स्किल में प्रॉब्लम हो, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, डिस्प्रेक्सिया। 5 गो बात समझ में आया। छठा टाइप पर हम लोग आते, इस सबसे क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे रहेगा, इसीलिए हम सारा पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद में छठा नंबर एक और प्रॉब्लम आएगा जिसका नाम होगा डिस्थीमिया। क्या नाम होगा उसका, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या होता है, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये भी एक प्रकार का क्या है, डिसेबिलिटीज। और इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि तनाव से संबंधित इसमें प्रॉब्लम बच्चा झेलेगा। नहीं होता है वो बच्चा, एक व्यक्ति होता है बहुत ज्यादा सोचने वाला, ओवर थिंकिंग। जैसे किसी परीक्षा की तैयारी करने, आप जैसे सीटेट का तैयारी करने आ रहे हैं, तैयारी करने से पहले ही ये बात सोचना कि पता ना होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बड़ी भारी रहता है। हमारे दोस्त 3 बार परीक्षा दिया था तब निकला था, पता ना हम तो अपना से बकलोले हैं, तो कहीं हमारा 4 बार न लग जाए, 5, मतलब नहीं, तो ओवर थिंकिंग। तो आपको बताते चले, हमारा आध्यात्म कहता है ना कि ज्यादा चिंतन किसी विषय वस्तु पर नहीं करना चाहिए, जो प्रेजेंट में है उसको जिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास में आते हैं इंक्वायरी के लिए कि सर कितना बजे से कौन सा बैच चल रहा है। तो जब उसको पूरा बता देते हैं, तब उसका सवाल होता है कि सर हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, परीक्षा हो जाए, परीक्षा निकल जाएगा। भाई तुम आ करके पढ़ोगे, समझोगे, देखोगे, तब ना तुमको पता चलेगा कि हमको चीजें समझ में आए। वो ओवर थिंकिंग वाला बच्चा है। अब जैसे किसी को डिटेल बता दे, सुबह 7 से 9 बैच है, ये है, फलना है, चिल्ला है, ठीक है ना, और उसके दिमाग में यही चल रहा है कि पता नहीं तैयारी होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा, सर पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते। तुम आके देखोगे तब तो पता चलेगा कि कैसा पढ़ाते हैं। अब रोड पर कोई आदमी हमसे पूछे कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं, तो हम कहेंगे कि हम खराब पढ़ाते हैं, बताइए, हम तो कभी करेंगे ना अच्छा पढ़ाते। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप आकर के देख लीजिए कैसा पढ़ाते नहीं पढ़ाते। आपसे ज्यादा बुद्धिमान तो हम हो नहीं सकते मतलब ये कि आपको पूरा पूरा पता तो चल ही जाएगा ना कि हाँ, हम 2-3 क्लास 4 क्लास लीजिएगा तो आपको बात समझ में आ ही जाएगा कि हम कैसा आपको पढ़ा रहे हैं। तो क्या होता है, ओवर थिंकिंग वाला बच्चा उस टाइप का होता है, मतलब वो हमेशा ज्यादा सोचेगा, किसी काम को करने से ज्यादा सोचने में विश्वास रखता है। तो ज्यादा सोचने वाला आदमी असफल है। बात ध्यान रखिए, काम कीजिए, आप खाली यह सोचिए, सोच करके इतना जीवन बिता लिए। अब 9, 10, 11, 12 में जब रहते थे तो इतना बड़का रूटीन बनाकर टेबल के सामने चिपकाते थे कि सुबह 6 बजे जगना है, 8 बजे तक मैथ पढ़ना है, 10 बजे तक जो है ना हिंदी पढ़ना है, उसके बाद में खाना खाना है, उसके बाद में फिर सोना नहीं है, उसके बाद फिर लिखते थे कि विज्ञान पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। सुबह 6 बजे से लेकर के रूटीन बनाते थे रात को 10 बजे तक का। अब आप ही बताइए ईमानदारी से, उस रूटीन को आप कितना दिन फॉलो करते थे, बताइए। एक दिन ज्यादा हुआ तो 2 दिन, और ज्यादा हुआ तो 3 दिन। वो सक्सेसफुल है ही नहीं, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कैसा करेंगे तो हो जाएगा। अरे भाई करो ना, पहले करो तो सही। रूटीन बनाने की कोई जरूरत नहीं। रूटीन आप 1 महीना का, 1 साल का नहीं बनाइए, रूटीन पर डे का बनाइए। जैसे मान लीजिए सोने के पहले ही आप सोच लीजिए कि आज हमको क्या क्या करना है, वो फॉलो हो जाएगा। लेकिन कागज पर साटा हुआ रूटीन कभी फॉलो नहीं होगा। ओवर थिंकिंग में आप जी रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, ज्यादा चिंतन करने वाला जो प्रॉब्लम है,
उसी प्रॉब्लम को हम लोग कहेंगे क्या बताएगा, डिस्थीमिया। इसमें तनाव से संबंधित समस्या होगा। बच्चा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, सोचेगा, और ज्यादा सोचने के कारण उसमें क्या होगा, तनाव। अब आप ही सोचिए कि आप बार बार यही बात सोचिएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, तो बताइए आप टेंशन में जाइए कि नहीं जाइएगा ना। पहले करके तो देखिए, होगा चाहे नहीं होगा तो बात की बात है ना, पहले कीजिए तो सही, और कीजिएगा तो हो जाएगा, है ना। उसके बाद में क्या होगा कि इसमें प्रॉब्लम ये होता है, तो आप तो समझ ही गए। उसके बाद में क्या होता है कि डिप्रेशन में बच्चा चल जाता है। इसमें ये इसी तरह का प्रॉब्लम है कि ज्यादा सोच, अच्छा किसी विषय वस्तु के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो डिप्रेशन में भी आप जा सकते हैं। डिप्रेशन को हिंदी में कहते हैं अवसाद में जाना, तो अवसाद में भी जा सकते हैं, जैसे ज्यादा थिंकिंग करने पर, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने पर। आजकल लोग को सबसे बड़े का टेंशन क्या है पता है, जो मिला है उसके बारे में नहीं सोचता, जो नहीं मिला उसके बारे में खूब सोचेगा कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फला नहीं है, चिल्ला नहीं है, हमारे बगल वाला पड़ोसी कार रख ले, हमको कब होगा। ए भाई तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, नहीं ना सोचो, बात समझ में आ रहा है। तो आप अपने आप को सुखी और अपने आप को खुश तभी मान पाइएगा जब आपके पास में जो है उसका सराहना कीजिए भगवान के लिए कि भाई आपने हमको बहुत दिया। लेकिन 95% लोग इस बात से दुखी है कि जो है उस पर विचार नहीं करता है, जो नहीं है उस पर विचार करे, तो दुख तो होगा, ताकि नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगा। अब जैसे मान लीजिए सीटेट का तैयारी करने आ रहे हैं, तो आप पढ़िए, आप अच्छा पढ़ाई हो रहा है, आप जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप काम कर रहे हैं, आप काम करके देखिए अपने आप हो जाए। लेकिन काम करने से पहले ही बात सोचना होगा कि नहीं होता क्या, तो समझ में आया। अवसाद वाला प्रॉब्लम इसमें हो जाएगा, ज्यादा सोचेगा बच्चा, तनाव में जाएगा, टेंशन में जाएगा, तो इस तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा हमारा, कौन सा बताइएगा, डिस्थीमिया, ठीक है ना। उसके बाद में आपका आता है हमारा 7वां नंबर। 6 गो बात समझ में आ गया, बोलिए 6 गो टाइप समझ में आया। अब 7वां नंबर आता है जिसका नाम होता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जिसे नाम से ही परिचय है, डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो गई, है ना। किससे संबंधित प्रॉब्लम होगा, कैलकुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम होगा। डिसकैलकुलिया में क्या होगा कि मैथमेटिक्स संबंधित प्रॉब्लम होगा, जोड़ घटाव गुना भाग बोडमास के रूल रेगुलेशन का सही इस्तेमाल नहीं करना। जैसे आजकल मीडिया में सबसे फेवरेट सवाल है कि 2 + 2 / 2 बराबर क्या होगा। मास्टर से लोग जा करके ये पूछ देता है मीडिया वाला से कि बताइए क्या होगा। आज और मैडम जी के बोडमास की जानकारी नहीं है, वो बेचारी कह देती है 2 2 4 4 / 2 = 2, है ना। अब बोडमास का रेगुलेशन पता नहीं है कि पहले भाग का क्रिया होता है उसके बाद एडिशन होगा, समझ में आ रहा है ना। तो क्या कर, इस तरह का समस्या वो बार बार करेगा डिसकैलकुलिया वाला बच्चा। कैलकुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम मतलब क्या है कि जोड़ में गलती हमेशा, घटाव में गलती हमेशा, रूल रेगुलेशन को नहीं समझना, प्लस माइनस वाला प्रॉब्लम नहीं होता कि बराबर तो उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, इस साइड जाएगा माइनस होगा, माइनस में है तो प्लस होगा, प्लस में होता है, इस तरह का प्रॉब्लम उसमें वो घटना मतलब एक बार नहीं बार बार वो गलती करता है। तो बार बार इस तरह का गलती करने वाला बच्चा में कौन सा अक्षमता है, तो उसका नाम होगा डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से संबंधित समस्या हमारा क्या कहलाएगा, डिसकैलकुलिया। हम इसको मैथमेटिकल डिसेबिलिटीज भी कहते हैं, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड अक्षमता है जिसका नाम होगा क्या बताएगा, डिसकैलकुलिया। इसको हम लोग हिंदी में गुणज वैकल्प भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं हम इसको, हिंदी में गुणज वैकल्प के नाम से भी जानते हैं। इसमें गणित सीखने से संबंधित कठिनाई होगा और उसके साथ साथ में गणना करने में इसको क्या होगा, परेशानी होगा। काउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगा, जैसे उस बच्चा को 1 से लेकर के 100 तक गिनती कह दीजिए पढ़ने के लिए, तो सीरियल से पढ़ देगा, लेकिन उल्टा कहिए फिर पढ़ने के लिए 100 100 100 99 98 97 तक फंस जाएगा। 70 15 का पहरा उसको कहिए पढ़ने के लिए तो एकदम धड़धड़ा देगा। 15 कम 15 30 30 45 34 60 दाम 75 छक्के 90 छक्के 78 20 दाम 35 15 ढाई के 150। अभी पढ़े हम देहात वाला में, है ना, बच्चा सब देहात में इसी तरह का पहरा को पढ़ता है। तो 15 का पहरा उसको कहिएगा पढ़ने के लिए तो पढ़ देगा, और डायरेक्ट उसे पूछेगा कि 15 नामा बोलो तो फंस जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है, कैलकुलेशन से समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, बच्चा रोट लर्निंग किया है, मेमोराइजेशन लर्निंग किया, सीधे याद किया, उसको ही नहीं पता कि 15 में 9 से गुना करने पर जो आता है वही 15 नामा होता है। बात समझ में आ रहा है ना। अरे 15 में 9 से गुना करने पर आता है वही ना 15 नामा होता है। अब जो भी है 15 नामा 35 है, 35 है का मतलब 135। तो उसको इस बात की खाली समझ, 15 नामा 35 होता है, कैसे होता है पता ना। तो शुरू से कहिएगा पढ़ने के लिए तो पढ़ देगा, अब बीच में से पूछ देता गड़बड़ा जाएगा।
तो ये कौन वाला प्रॉब्लम है? ये है हमारा डिसकैलकुलिया। तो बात समझ में आया? इसको हम लोग मैथमेटिकल डिसेबिलिटीज भी बोलेंगे, इसको हम लोग गुणज वैकल्प भी बोलेंगे। काउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होगा इसमें। गुना भागा प्लस माइनस बोडमास के रूल रेगुलेशन को समझने और उसको हम कह सकते हैं कि लागू करने में इसको क्या होगा, समस्या होगा, और वह बच्चा हो जाएगा डिसकैलकुलिया वाला। तो बात समझ में आया? एक बार रिवाइज कीजिए। पहला कौन बताइएगा? पढ़ने संबंधी समस्या कौन? डिसलेक्सिया। लिखने संबंधी डिस्ग्राफिया। अपने आप को मोर समझना डिस्मॉर्फिया, लंबा ताकतवर सुंदर स्मार्ट, पता है ना। उसके बाद में डिस्पेजिया, मतलब अंदर में बात है, विचार व्यक्त नहीं कर पाना, तुतलाना, तू मेरी किरण, है ना। और उसके बाद में कौन हो जाएगा? डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में हमने क्या बताया? तो डिस्प्रैक्सिया में हमने ये बताया कि शारीरिक कौशल, आंख और हाथ का मोटर स्किल संबंधी प्रॉब्लम। और उसके बाद में हमारा कौन था? डिस्थीमिया। डिस्थीमिया बोले कि ज्यादा सोचेगा तो तनाव में जाएगा, टेंशन में जाएगा। और उसके बाद में हमारा कौन हो जाएगा? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या हो? कैलकुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम, मैथमेटिकल डिसेबिलिटीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस या नो? समझ में? चलो अब हम लोग आते हैं 8वां नंबर जो है हमारा, उसको हम लोग समझते हैं। अच्छा, पेज नंबर 56 पर जो है ना, डिसकैलकुलिया के बारे में ही थोड़ा सा बात लिखा हुआ है कि क्रम अनुक्रम में व्यवस्थित करने में क्या होगा? परेशानी होगा। मतलब वो रैंकिंग को, ऑर्डर को सही सजा नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा ना कि जो है ना, जैसे मान लीजिए कि रेंडमली कहीं से अगर उसे सवाल पूछ दीजिएगा तो फंस जाएगा, है ना। उसके बाद में नहीं होता है कि आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाने हुआ, जैसे अंक को अगर फेंट फांट करके दे दीजिएगा, उसको कहिए कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, तो उसको जो है ना प्रॉब्लम होगा। तो इसको इस तरह का प्रॉब्लम, भिन्न में परेशानी होगा। फ्रैक्शन के प्रॉब्लम को जल्दी नहीं समझ पाता है कि व्हाट इज भिन्न, भिन्न क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के समस्या को नहीं समझ पाएगा, है ना। महीना में, सप्ताह में, दिन में, इस सब की अवधारणा समझने में उसको क्या होगा? कठिनाई होगा। उसको जल्दी समझना है कि महीना क्या है, सप्ताह क्या है, दिन क्या है, साल क्या है। जबकि आप लोगों को पता है सप्ताह मतलब 7 दिन, महीना मतलब जान रहे हैं, साल का मतलब 365, 4 साल पर 366, समझ रहे हैं ना। तो क्या होगा? इस तरह का प्रॉब्लम, गणितीय संबंधी जो समस्या का सामना कर रहा है बच्चा, उसमें आपको देखने को मिलेगा। जोड़ने, घटाने, गुना संबंधी समस्या तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इज इट क्लियर? अब देखो, हम तुमको इतना डिटेल एग्जांपल दे देकर के इसलिए हम बता रहे हैं ना, क्योंकि परीक्षा में सवाल पूछेगा ना, तो कोई जरूर नहीं कि सीधे लिखेगा कैलकुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम, कोई जरूर नहीं। कहेगा किसी बच्चा को आरोही अवरोही क्रम सजाने में समस्या है, या अंक को मिक्स करने के बाद में सीरियलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, बताइए अधिगम की कौन सी अक्षमता है? तो कौन है? डिसकैलकुलिया। याद रहेगा? चलो अब उसके बाद में आते हैं हम कौन सा? डिस्प्रैक्सिया। तो ये तो हम आपको बता ही दिया, डिस्प्रैक्सिया भी ना बताया। गत्यात्मक कौशल मतलब मोटर स्किल, इसमें हमने लिखा भी है कि यह गत्यात्मक कौशल होता है, यह मोटर स्किल विकार होता है जो कम वजन और समय से पहले जन्म के कारण होता है। हाँ, ये प्रॉब्लम होता काहे है? ये प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा जब 9 महीना माँ के गर्भ में होता है ना, तो जन्म लेने के बाद में कम से कम उसका वजन 2.5 kg होना चाहिए, मिनिमम 2, सवा 2, 2.5 kg होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 1.5 kg का कोई बच्चा जन्म लिया, तो उसमें ना वो मानसिक विकास, वो शारीरिक विकास उसका नहीं पाया। जैसे कभी कभी देखे होंगे ना, समय से पहले जन्म लेना, जैसे 7 महीने पर ही जन्म हो जाना, 8 महीने पर ही जन्म हो जाना, तो उस तरह के बच्चा में क्या होता है कि वो स्टेबिलिटी डेवलप नहीं हो पाता है कि जो चाहिए उसको। अब स्वाभाविक सी बात है कि सीटेट का कोर्स जो है वो 3 महीने में खत्म होता है, और आप 1 महीने पढ़े और उसके बाद में 2 महीना पहले आप जो है ना संस्थान से निकल गए, तो स्वाभाविक सी बात है आपको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो हमारा जो नॉर्मल प्राकृतिक का टाइम है वो 9 महीने है, और 7 महीने पर बच्चा जन्म लिया, तो कुछ चीजें तो उसका छूटा ना, जो अभी विकास होना था। तो उस तरह के बच्चों में समय से पहले जो है ना, आप कह सकते हैं कि जन्म हो जाना, या फिर वजन का बहुत कम होना, तो इस तरह के बच्चों में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। कौन वाला? डिस्प्रैक्सिया वाला। तो वही बच्चा बाद में जो है ना बैलेंसिंग सही से नहीं कर पाता, टकराना, ठुकराना, गिर जाना, इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को उसमें मिलेगा, है ना। पारिवारिक इतिहास के कारण यह हो सकता है। नृत्य करते संबंधी समय लय की कमी, अभी हम आपको बताए हैं ना कि हाँ भांगड़ा का डांस चल रहा है और कथक डांस पर स्टेप बना लेना, है ना। किसी चीज को जो है ना, किसी चीज और लोगों से जो है क्या करना, टकरा जाने की प्रवृत्ति, इसमें हम सारा लिखे।
तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया। तो कुल मिलाकर के हम 7 प्रकार का आपको डिसेबिलिटीज बताए। हमको लगता है कि बात समझ में आ गया होगा। सबका एक टैग याद रखिएगा, जैसे सीधे पढ़ने संबंधी डिसलेक्सिया, लिखने संबंधी डिसग्राफिया, है ना। उसके बाद में शारीरिक भ्रम वाली स्थिति तो हमारा कौन हो जाएगा, डिसमॉर्फिया, मतलब वही लंबा ताकतवर स्मार्ट। उसके बाद में एगो फेज मतलब विचार व्यक्त नहीं कर पाने की प्रवृत्ति, वो जगह डिस्फेजिया, है ना। शारीरिक कौशल मतलब मोटर स्किल सही नहीं हो पाना, टकराने वाला प्रवृत्ति, वो जगह कौन, डिस्प्रैक्सिया। ज्यादा सोचना कौन हो जाएगा, डिस्थीमिया। कैलकुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। तो बात तो समझ में आ गई, याद भी हो गया होगा, हो गया ना याद। अच्छा देखो, तुम्हारे परीक्षा में ज्यादा सवाल कहाँ से पूछा जाएगा, मैं अंडरलाइन करा। देखो पहला वाला हो गया जिसका नाम हो जाएगा डिसलेक्सिया, एक दूसरा वाला हो जाएगा डिसग्राफिया, है ना। दूसरा वाला हो गया ना। आइए को तुम सीधे आ जाओ 7वां नंबर वाला। 7वां नंबर वाला कौन है, डिसकैलकुलिया। ये 3 गो से ज्यादा सवाल पूछने की संभावना है। बाकी हम आपको पढ़ा तो दिए हैं पूरा, लेकिन इन तीनों को ज्यादा ध्यान रखिए, वो पढ़ने वाला, एक लिखने वाला, और एक हमारा कौन, मैथमेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है ना। बाकी याद तो सबको रखना है, कि ज्यादा ध्यान इस पर थोड़ा सा दीजिए, सीटेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, बोलिए क्लियर हुआ। हाँ, अब हम लोग आते हैं किस पर, अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया समान बात, मतलब सारे जो सीटेट की तैयारी करने वाले छात्र हैं लगभग इन सब टर्म को जानते हैं, या उनको पता होता है कि डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिसमॉर्फिया, ये सबसे क्वेश्चन आता है, तो कहीं से आप रट भी लीजिएगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही खास है, क्योंकि क्या है कि खास इसलिए है क्योंकि इस तरह का लर्निंग डिसेबिलिटी से चैप्टर नामक चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछ जाए तो अच्छों का पसीना इसमें छूट जाएगा, जो अभी हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए, आप यह बात समझिए कि ये भी एक प्रकार का लर्निंग डिसेबिलिटीज ही है, लेकिन खास बात यह है कि बच्चा इसके बारे में पढ़ता नहीं है, तैयारी करने वाला छात्र। लेकिन आजकल एग्जाम बहुत स्मार्ट हो गया है, एग्जामिनर यह समझता है कि जो सब पढ़ा है वो हम काहे पूछे, जो सब नहीं पढ़ा है उसमें से पूछते हैं तब ना फंसेगा। तो वही वाला हमारा कौन सा, ADHD। देखिए आप अपने नोट्स पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वही है हमारा। ये सब तो 7 को आप समझ गए ना, तो 7 को नॉर्मल वाला हो गया। अब एक प्रकार का डिसेबिलिटी जाता है जिसका नाम होता है ADHD, है ना, अटेंशन डिफेक्टेड हाइपरएक्टिव और डिसऑर्डर। मतलब इसमें क्या होगा, समान भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव का मतलब क्या होता है, हाइपर एक्टिव मतलब चंचलता ज्यादा होना, चंचलता क्या होना, ज्यादा। जैसे आपने किसी बच्चा को देखा होगा, एक बच्चा ऐसा होता है जिसको आप किसी के घर पर लेकर के गए तो चुपचाप पहले बैठ के देख, समझ में आ रहा है, वो चुपचाप देख रहा है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको लेकर जाइए किसी के घर पर, अब गोद में उसको आप रखे तो तुरंत उतरने का प्रयास करेगा, बस स्टार्ट हो गया ऊपर, इधर उधर खूर खार इधर, मोबाइल उठा लेगा, पानी का बोतल उठा लेगा, गिलास उठा लेगा, गिलास में से पानी गिरा देगा। देखते ना, हाइपर एक्टिव छात्र है, हाइपर एक्टिव बच्चा। मतलब क्या है कि ज्यादा हाइपर एक्टिव होना भी क्या है, प्रॉब्लम है ना। इस तरह का बच्चा का, अब आप कहिएगा सर इसमें गलत क्या है, बच्चा चंचल है तभी तो वो कर रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, लेकिन ज्यादा वो करना गलत का शिकार बाद में हो जाता है। जैसे वो क्या हो गया, वो बच्चा अपने आप पर टाइम ही नहीं दे रहा, ऑब्जर्व नहीं कर रहा, जो है सामने तोड़ ताड़ फोड़ फाड़ इधर उधर करना वो चालू कर दिया। अब यह आदत अगर आप में बार बार बना रहा, एक निश्चित अवस्था तक तो ठीक है, 4-5 साल तक है बच्चा में वो हाइपर एक्टिव, तो ठीक है, माना जाएगा कि चलो पॉजिटिव है। लेकिन 20 साल की उम्र में भी अगर आप हाइपर एक्टिव है तो पहला बात तो ये होगा कि किसी से पटेगा नहीं, है ना, मतलब हर 5 मिनट पर झगड़ा हो सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि किसी अवधारणा की समझ आप में विकसित नहीं हो पाएगा। जैसे एक बच्चा होता है क्लास में भी, जैसे कोई क्वेश्चन हम लिखे बोर्ड पर, तुरंत जवाब दे दिया, सर 2 होगा आंसर, आंसर उसका आया 3, तो हम बोले कह रहे 2 बोला था 3 आया, ओ सर गड़बड़ा गया है, ठीक है सर 2 होगा 3 होगा। मतलब वो अवधारणा को समझने का वो क्या कर रहा है, प्रयास नहीं कर रहा है, हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव है तो क्या कर रहा है, बार बार गलती। जैसे मान लीजिए
कि हमने यहाँ पर लिखा कि 2 + 2 भागा 2 बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन हमने लिखा बिना जांचे सुने, सीधे कहा कि सर इसका हाँ 4 होगा सर, 2 होगा सर। हम जब बनाए तो आया आंसर कितना 3, हम बोले कि 3 होगा। बोलेगा सर गड़बड़ा गया है, पहले भाग वाला क्लियर नहीं किए, समझ गए सर, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये बात हमेशा करें, हो जाएगा सर, अरे हो जाएगा सर, हाँ समझ गए सर, ये वाला प्रॉब्लम समझ। आप ही के बैच में एक दिन एक बच्चा आया था, आपके बैच में शायद शाम वाला बैच में, ठीक है ना, तो शाम वाले बैच में एक बच्चा था जो सेट बना रहा था, तो हम घूम रहे थे बीच में, तो हम बोले कि आप नहीं बना रहे, हो जाएगा सर, समझ है, तो कह रहा कि हो जाएगा सर, ये वाला हो जाएगा, है ना। अच्छा देखिए, अब जब हम कह रहे हैं कि नहीं हो जाएगा या नहीं होगा, आप बनाइए, वो क्या हाइपर एक्टिव, ज्यादा देखिए कॉन्फिडेंस रहना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाता है। अब ओवर कॉन्फिडेंस होना ही यही हाइपर एक्टिव है, मतलब क्या है कि वो सब चीज को अपना पॉकेट में लेके घूमता हो, इस तरह का सोच रखता, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा, अरे कौन बार का बात है, होगा कुछ नहीं। इस तरह के बच्चा का प्रॉब्लम क्या है, वो कहेगा सब कुछ कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस हो जाएगा, डेट हो जाएगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है, वो हाइपर एक्टिव। वो कौन सा है, वो ADHD वाला छात्र, उसमें ADHD का डिसेबिलिटीज आपको दे देना। मतलब पहला लिखे हम अटेंशन मतलब किसी चीज पर ध्यान नहीं देना, है ना। अटेंशन का मतलब जैसे हम बोल रहे तो हमारे बात को ध्यान से सुनो, ये होता है अटेंशन। तो अटेंशन, उसके बाद में कर रहा है डेफिसिट का मतलब ये होता है अटेंशन डेफिसिट, मतलब किसी अवधारणा के बारे में अच्छा से विचार नहीं करना, उसको सुनने वाला प्रॉब्लम, वो सुनवे नहीं करेगा, खाली करेगा। आज जब आप किसी टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं और आप हमारे टॉपिक को नहीं सुनिएगा, खाली आप उस पर विचार करने का प्रयास कीजिएगा, तो बताइए समस्या होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, स्वाभाविक सी बात है ना। तो क्या होगा, इस तरह का प्रॉब्लम। और उसके अंदर कह रहा है हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव का मतलब वही हो गया कि किसी भी तथ्य पर, किसी भी अवधारणा पर विचार को सुनना नहीं है, खाली बोलना, तो हाइपर एक्टिव हो। तो एक निश्चित उम्र तक तो सही है, लेकिन एक उम्र के बाद में अगर आप में हाइपर एक्टिवनेस है, तो भाई आप कौन वाले डिसऑर्डर में जी रहे हैं, ADHD में। समझ में आया, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, समझ में आया। इसमें क्या होता है कि यह प्रकार का विकासात्मक और व्यवहारात्मक संबंधी विकार है, मतलब व्यवहार से संबंधित विकार न हुआ, किसी चीज को सुन नहीं रहे हैं, आगे आगे बोल रहे हैं। देहाती में इसको ये भी कह सकते हैं, आगे आगे बोलने वाला जो होता है, प्रॉब्लम सुना नहीं, समझा नहीं, आगे आगे बोलते गया, सब गलती ये बोल रहा है ना। इस तरह के बच्चा को परीक्षा में फेल होने का चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि आज सीटेट में तो और ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि सीटेट में तो पूरा क्वेश्चन जब तुम पढ़ोगे नहीं, चारों का चारों ऑप्शन जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, तो सवाल नहीं कि क्वेश्चन सही हो जाए। बताइए सही बोला कि गलत। साइकोलॉजिकल एग्जाम होता है ये जो है ना, मैं ये बैंकिंग और रेलवे और SSC के एग्जाम में कि तथ्यात्मक प्रश्न तुमसे केवल पूछेगा, ये सोचने वाला प्रश्न पूछता है। आज सोचने वाला प्रॉब्लम पूछता है, सोचने वाला प्रश्न पूछता है, और इस परीक्षा में आप हमेशा हाइपर एक्टिव रहते हैं। जैसे क्वेश्चन पर ऑप्शन नंबर 1 आया, बोला कि सर यही होगा, यही होगा, अब पता चला कि आंसर किया तो गलत हो गया, एक से स्मार्ट आंसर कौन था, 4, हाइपर एक्टिव। तो आपको हम एक नसीहत दे रहे हैं कि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ADHD वाला छात्र नहीं बनिए, हाइपर एक्टिव नहीं रहिए, अवधारणा को समझने का क्या कीजिए प्रयास। इसमें बच्चा जो है एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और बहुत हाइपर एक्टिव होता है, मतलब ध्यान केंद्रित, अटेंशन नहीं दे पाता है, और बहुत ज्यादा क्या होता है, हाइपर एक्टिव होता है ना। जैसे आपने किसी छोटा बच्चा को देखा, उसको पेन अगर हाथ लग गया, पेन है ना, तो पेन हाथ में लग गया, तो उसके बाद में क्या हुआ कि पलंग के जो है लकड़ी पर लिखना चालू कर देगा, BOY मानेगा, दीवार पर लिखना चालू कर दिया, कुर्सी पर लिखना चालू कर दिया, मोटरसाइकिल के सीट पर लिख दिया, ऐसा देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना। ब्लेड से काट के लिखना चालू कर दिया, तो कौन है वो, हाइपर एक्टिव, मतलब वो देखेगा नहीं समझ। तो हम क्या बोले, एक उम्र तक तो सही है, लेकिन एक उम्र के बाद में आप कारनामा करना। जैसे मान लीजिए कि आपका उम्र 25 साल है और आप जाकर के दीवार पर लिखिएगा कि हाँ भाषा अर्जन किसे कहते हैं, तो लोग तो आपको मेंटले समझेगा ना, समझे कि नहीं। अगर कोई बच्चा क ख ग, आपके घर में बच्चे होंगे तो देखिएगा दीवार गंदा वो करिए देता है, क ख उसी पर चालू कर देता है, तो चलो उसका उम्र है, समझदारी अभी नहीं है,
लेकिन 20 साल का कोई बच्चा दीवार पर जा करके भाषा अर्जन अधिगम का परिभाषा लिख रहा है, तो लोग यही नहीं समझा कि वो नॉट ढीला हो गया कर, समझा कि नहीं, बताओ आप। हाँ, तो ये हो गया हमारा कौन सा बताइएगा, ये हो गया हमारा ADHD हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बोलो क्लियर हुआ। ये नया टर्म है बाबू, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले साल से, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा है ADHD वाला, इसलिए इसको याद रखना। अब उसके बाद में आते हैं हम लोग ADHD के साथ में जुड़े विशिष्ट व्यवहार, मतलब इसमें कौन कौन सा व्यवहार बच्चा करता है जो बच्चा ADHD से ग्रसित है। तो पहला तो बात यह है कि सभी स्थितियों में खराब ध्यान, मतलब यह है कि हमेशा नकारात्मक सोच और उसके साथ साथ में किसी शब्द पर, तथ्य पर, किसी अवधारणा पर अटेंशन नहीं दे पाना, पहला प्रॉब्लम है। समान बच्चों की तुलना में अधिक सक्रिय होगा, मतलब नॉर्मल जो बच्चा है उसके तुलना में वो ज्यादा क्या होगा, एक्टिव होगा। और उसके साथ साथ में कार्यों में तत्काल परिणाम न होने पर हॉट, हाँ ये बच्चा बहुत हटी होगा, मतलब चाहेगा कि जल्दी आंसर निकल जाए, नहीं निकलेगा तो इधर से उधर से तोड़ ताड़ करके, मतलब किसी तरह से एकदम मन में एकदम ये है कि भाई कैसे आ जाए, हाँ आ गया, ये वाला समझ रहे हैं। तो ये कौन सा है, ADHD है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होगा, नियम और विनिमय, मतलब रूल्स और रेगुलेशन का पालन करने में उसको क्या होगा, कठिनाई। जैसे लाल बत्ती जल रहा है तो आप समझदार हैं, आप देखिए कि भाई लाल बत्ती जल रहा है, आगे नहीं बढ़ना है, जेब्रा क्रॉसिंग को पार नहीं करना, कीजिएगा ना। लेकिन ये भी है चलो काफी हो जाएगा, निकल गया, धरा गया, चलान कट गया उसका, समझ में आया। तो ये कौन सा वाला है। अब जैसे देखिए रेलवे गुमती जब बंद होता है, तो रेलवे गुमती जब बंद होता है तो वो समझदार आदमी जो है मोटरसाइकिल पर खड़ा है, जब गुमती खोलेगा मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देगी, ये बोले समझ रहे ना। आप यहाँ पर खड़े हैं और बगल से साइड से अगर घुसा उठाकर किसी तरह से बस निकालने के फेरा में लगा, किसी का बैकलाइट टूटे, डिक्की टूटे, उससे उसको मतलब कौन है, हाइपर एक्टिव है ना। तो बात समझ में आया, कुल मिलाकर बात समझ में आया कि ADHD वाला छात्र किस किस तरह का व्यवहार करता है, किस किस तरह का व्यवहार उसमें पाया जाता है, और ADHD आखिर होता क्या है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। क्लियर हुआ, इज इट क्लियर। चलो उसके बाद में हम एक और विकार पढ़ते हैं जो भी नया है, उसका नाम हो ASD ऑटिज्म, बड़ा पूछता है, नया वाला में सब पूछने लगा है, ठीक है ना। तो ADHD भी आप समझ ही गए, पहला आप नया वाला कंटेंट में आप ADHD तो समझ गए, ADHD में किसी को दिक्कत है तो बोलिए ADHD, किसी को दिक्कत है नहीं। और दूसरा जगह हमारे पास में कौन, ASD, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्या बोलेंगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, ये भी नया है, बड़ा पूछा हुआ है ना। ये सब सवाल पूछ देगा ना तो 95% बच्चा हिल जाएगा इसमें। जैसे डिस्ग्राफिया, मॉर्फिया ये सब पूछेगा तो बना देगा सब, लेकिन ये सब जब पूछ दिया आजकल नैका वाला में ये पूछने लगा है। ASD का मतलब हो गया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा ऑटिज्म वाला जो बच्चा, इसको हम लोग ऑटिज्म को जो है ना हिंदी में हम इसको स्वलीनता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वलीनता। ऑटिज्म को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्वलीनता। अच्छा, स्व का मतलब क्या हुआ, खुद, और लीन का मतलब अपने आप में, मतलब अपने आप में लीन रहने वाला बच्चा ही क्या है, ऑटिज्म वाला बच्चा है। बात समझ में आ रहा है, अपने आप में। जैसे दो तरह का व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको समाज से खूब मतलब है, चाचा से, भैया से, पापा से, सबसे पूछ रहा है, भैया चाचा, बात कर रहा है, चित कर रहा है। एक बच्चा ऐसा जो अपने आप में खोया हुआ, अपने आप में खोया, उसको दुनिया दीवाना से कोई मतलब नहीं, बैठा तो कहीं बैठे रह गया, बैठा तो कहीं सूत गया वही जगह, किसी किसी व्यक्ति का कुर्सी पर बैठा उसे देखे हो ना, ये सब कौन है बताइए। तो ये ऑटिज्म टाइप का बच्चा, मतलब स्वलीन होता है, उसको समाज से इंटरेक्शन उसका ज्यादा नहीं होगा, और समाज से इंटरेक्ट होना उसको ज्यादा पसंद में नहीं, अपने आप में खोया रहने वाला बच्चा, वो है हमारा कौन सा वाला, ASD वाला। तो ऑटिज्म का मतलब होता है क्या, स्वलीन, हिंदी में हम उसको स्वलीन ही बोलते हैं। स्वलीनता होगा, आत्म केंद्रवाद, मतलब यह बच्चा जो होगा ये बहुत ज्यादा सेल्फ इगोइस्टिज्म अपने अंदर में रखेगा, दूसरा के बारे में ज्यादा ही नहीं सोचेगा, खाली अपने बारे में सोचने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, बात समझ में। चॉकलेट अगर वो रखा हुआ है डेयरी मिल्क सिल्क, तो डेयरी मिल्क सिल्क को अगर फ्रिज में नहीं रखेगा तो अपने आप गल जाता है, गलता है। लेकिन ये ऐसा बच्चा है, इसके पास में वो डेयरी मिल्क सिल्क अगर हाथ में लग गया, और दूसरा दोस्त बोला कि थोड़ा आधा हमको भी खिलाते, कहेगा नहीं हमारा, भले वो गल जाएगा लेकिन दूसरा का नहीं देगा।
समझ में ना, ये वो बच्चा है, मतलब आत्म केंद्रवाद टाइप का होता है, स्वलीन होता है, अपने आप में खोया रहने वाला, अपने से मतलब रखना, सीधा समझो, अपने से मतलब दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं। आप लोग कहिए सर इतना उदाहरण आप काहे देते हैं, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं दूँ क्या समझ में, इसका परिभाषा हम बता देंगे, परिभाषा इतना उलझाऊ है एएसडी का, जीवन भर में कोई याद नहीं होगा, लेकिन हम जो बता रहे वो याद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, हम परिभाषा आपके नोट्स में लिखवे नहीं किए सबका, काहे लिखे, बर्बाद हो जाएगा परिभाषा याद करने के चक्कर में। आप उदाहरण समझिए, एग्जाम्पल लीजिए कि होता क्या है। अब जैसे बताइए एडीएचडी का हम यहाँ पर परिभाषा नहीं लिखे, लेकिन आपको समझ में आ गया कि नहीं क्या कि कौन है। क्वेश्चन न बनाने से आपको मतलब है, क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, ये गारंटी है, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है ना। तो आत्म केंद्रवाद टाइप का स्वलीन होगा बच्चा, है ना। इसमें क्या होगा कि विकासात्मक स्थिति बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जटिल विकासात्मक स्थिति, मतलब उसका विकास जल्दी नहीं हो पाएगा। अब जो बच्चा स्वलीन रहता है, अपने आप में खोया रहता है, उसका विकास जल्दी हो पाएगा बताइए। जो समाज से बोलेगा चलेगा, समाज से इंटरेक्ट होगा, तो उसका विकास न जल्दी होगा। जो केकरो से बोलिए नहीं रहा है, अब बताइए उसका विकास जल्दी हो पाएगा नहीं। तो इसमें जो है ना एएसडी वाला छात्र का जो है ना विकासात्मक स्थिति थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा जल्दी विकास इसका नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ में इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार कहलाता है, मतलब ऑटिज्म वाला बच्चा एक ही काम को क्या करेगा, बार बार करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे घर में अगर गेट पे ताला मार दिए हैं, तो ताला हम लोग जब खोलते हैं तो अमूमन उसकी कुंडी में ही ताला मार देते हैं और चाबी अपने पास रखते हैं। अब ओकरा तालावा मिल गया, तालावा मिला तो एक बार ऐसे बजाया तो बड़ा अच्छा बजा, तब बजाया तो बार बार कितना करे छोड़ो नहीं बजा, फिर भी स्वलीन है, समझ में आ रहा है ना। तो वो कौन है बता, वो है एक ही काम को बार बार दोहराव की प्रवृत्ति उसमें होता है। अच्छा उसको एक बार दो बार बोलेगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सामान्य बच्चा बोलेगा बेटा छोड़ दो, आवाज आ रहा है, तो वो ध्यान दे देगा, वो कहेगा ठीक छोड़ दिया। लेकिन वो वाला बच्चा क्या, जैसे ताला बजा रहा है, बोल रहा है पीछे से कोई क्या छोड़ो नहीं ना बजा, फिर भी अब आके जब तक ओकर हाथ नहीं खींचेगा, ले नहीं जाएगा, तब तक वो बजाते रहेगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये कौन हो जाएगा बताएगा, ये हो जाएगा हमारा एएसडी वाला छात्र। मतलब ये हुआ कि इसमें दोहराव की प्रवृत्ति आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, समाज से उसको ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, नो सोशल इंटरेक्शन, कोई समाज से मतलब भैया अपना मतलब समाज को रहा है कि भाई ताला छोड़ो नहीं बजाओ नहीं बजाओ, फिर भी बजाते जा रहा है बजाते जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में ये हो गया कि व्यवहार में दोहराव, एक ही बिहेवियर को ना बार बार वो क्या करता है, रिपीट करता है, रिपीट बोलिएगा तो उस पर ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद में ये होता है कि सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती का कारण बन जाता है। जब वो जो बच्चा स्वलीन रहेगा, जो बच्चा अपने आप में हमेशा खोया हुआ है, आप ही बताइए समाज से जुड़ने में उसको चैलेंज होगा कि नहीं होगा, समाज से जुड़ना उसके लिए मुश्किल होगा कि नहीं होगा। अब आप अपने आप में खोए रहिएगा तो क्या समाज से जुड़ना आपके लिए आसान है, नहीं, समाज से जुड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जब आप अपने आप में खोए। कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते आप समाज से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, आपका समाज से कोई आपका जुड़ाव नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है ना, स्वाभाविक सी बात है कि आप में प्रॉब्लम तो है। और वो प्रॉब्लम कौन है, एएसडी यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बताओ क्लियर हुआ। तो ऑटिज्म वाला बात समझ गया। ऑटिज्म जैसे ही बोले ना तो सीधा दिमाग में रखिएगा अपने आप में खोया हुआ रहने वाला। आज जो बच्चा अपने आप में खोया हुआ है तो उस समाज से कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, समाज से इंटरेक्शन नहीं करेगा तो सामाजिक विकास उसमें होना संभव नहीं है, मतलब न के बराबर। विकासात्मक प्रक्रिया थोड़ा जटिल हो जाएगा, एक काम को बार बार रिपीट करेगा, किसी चीज को बोलने पर जल्दी वो ध्यान नहीं आया समझ में। उसके बाद में हम लोग आते हैं गामक गतिमान अक्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज क्या होता है, ये दो बात तो आपको समझ में आ गई, यही सब पूछेगा, ध्यान रखना, नया वाला में यही सब पूछ रहा है आजकल, ठीक है ना, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऑटिज्म समझ ही गए, हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर आप समझ ही गए, और तीसरा हमारा कौन होता है, लोकोमोटर डिजॉर्डर। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है लोकोमोटर डिजॉर्डर। लोकोमोटर डिजॉर्डर क्या होता है कि यह जो है ना शारीरिक अक्षमता है एक प्रकार का, मतलब यह फिजिकल डिसेबिलिटीज है। इसमें क्या होगा कि चलना, कूदना,
और हाथ में कोई वस्तु का न पकड़ने वाली अक्षमता आपको इसमें दिखाई देगा। अच्छा, लोकोमोटर का मतलब ये हो गया ना कि उसमें किसी न किसी तरह का फिजिकल डिसेबिलिटीज है। जैसे अगर हाथ अगर जो है ना दिव्यांगता का शिकार है, हाथ अगर टेढ़ा है तो जल्दी स्वाभाविक सी बात है सामान्य लोगों जैसा वो बॉल को थोड़े पकड़ पाएगा। तो लोकोमोटर डिसऑर्डर जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, शारीरिक अक्षमता होता है, फिजिकल डिसेबिलिटी होता है, जिसमें बच्चा को चलने में, कूदने में और हाथ से किसी वस्तु को पकड़ने में क्या होगा, परेशानी होगा। वो है हमारा कौन सा, लोकोमोटर डिसऑर्डर। अच्छा, लोकोमोटर डिसऑर्डर जो होगा ना, इसको लर्निंग रिलेटेड डिसऑर्डर हम नहीं कहेंगे। हमारे बात को समझिएगा। देखिए, ये शारीरिक अक्षमता बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना। उसमें हम लिखे हुए हैं, सा दे करके सुनना लिखे होंगे, तो हम उसमें लिखे हुए हैं कि यह शारीरिक अक्षमता है। शारीरिक अक्षमता का मतलब बच्चा किसी न किसी तरह से फिजिकली वह फिट नहीं होगा, और फिजिकली फिट नहीं होने के कारण यह सब गतिविधि नहीं कर पाएगा। कौन सा, चलने वाला काम, कूदने वाला काम, हाथ से किसी चीज को पकड़ने वाला काम। तो इसका मतलब वो कौन सा डिजेबिलिटी है, तो ये है लोकोमोटर डिजेबिलिटी। लोकोमोटर डिजेबिलिटी बात समझ में आया, बताइए। ये एक प्रकार क्या होता है, ये एक प्रकार का शारीरिक अक्षमता होता है, मतलब फिजिकल डिजेबिलिटी होता है, याद रहेगा। तो तीनों टर्म आपको समझ में आया, बताओ पहले। ADHD समझ में आया, हाइपर एक्टिव। उसके बाद में ऑटिज्म समझ में आया, अपने आप में लीन रहने वाला। और लोकोमोटर डिसऑर्डर का मतलब उसमें शारीरिक अक्षमता होगा, हाथ पैर टेढ़ा टूढ़ा होगा, तभी इस तरह के काम को वो नहीं कर पाए। तीनों टर्म बहुत ज्यादा VVI है, इसको याद रखिएगा। जो हम 7 गो पढ़ा है उसके बाद ये तीनों को याद जरूर रखिएगा। 10 गो टोटल हो गया। हाँ हाँ, डिस्प्रैक्सिया और लोकोमोटर में प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्रैक्सिया जो है ना, डिस्प्रैक्सिया में हम लोग क्या देखे हैं कि हाथ और आंख का इस्तेमाल सही, मतलब आपका ऐसा नहीं है कि हाँ हाथ आपका टेढ़ा है, उसमें ये प्रॉब्लम है। आपका हाथ ठीक है, पैर ठीक है, आंख ठीक है, सब कुछ ठीक है, और बादों में भी आप बैलेंस नहीं बना पाए, तब वो डिस्प्रैक्सिया है। लेकिन अगर आपका हाथ टेढ़ा है जिसके कारण से आप बॉल नहीं पकड़ पाए, आपका पैर टेढ़ा है जिसके कारण से चलने में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे, तब वो लोकोमोटर हो गया। आया समझ में। उसमें सब ठीक रहेगा, उसके बादों में प्रॉब्लम डिस्प्रैक्सिया है। इसमें भगवान के द्वारा हमारा हाथ टेढ़ा हो गया, पैर टेढ़ा हो, जिसके कारण हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तब ये लोकोमोटर डिसऑर्डर। ठीक है, समझ में आया। इसीलिए हम पहले ही बोल दिए हैं कि लर्निंग टाइप का नहीं है, ये शारीरिक अक्षमता है। दिस इज फिजिकल डिसेबिलिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस या नो, समझ में आया। चलो, इसके बाद में ना हम लोग जो है ना एक और एक्ट को पढ़ेंगे, जो एक्ट हमसे सवाल में बहुत ज्यादा आजकल पूछा भी जा रहा है। हमने इस नोट्स में कोशिश किया कि कुछ भी हम आपके लिए न छोड़ें, मतलब कुछ भी, एनीथिंग, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ हम इसमें शामिल किए। इतना शानदार तरीके से इस नोट्स को हमने डिजाइन किया है कि अगर कोई बच्चा हमारे इस नोट्स को पूरी तरह से अच्छे से लेक्चर के माध्यम से समझ लेता है, तो भाई साहब जीवन में उसको पेडागोजी में कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं करेगा। जीवन में कोई भी एग्जाम तुम दो, CD पे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम का सामना हो ही नहीं सकता, इतना अच्छे से हमने इसको डिजाइन किया। अब हम लोग आते हैं एक्ट के बारे में, जिसका नाम होगा RPWD एक्ट। क्या है, RPWD एक्ट। ये विकलांगता का एक्ट है, एक इसका एक्ट है, दिव्यांगता का एक्ट है। विकलांगता नहीं कहेंगे, दिव्यांगता, ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी में कहते, चाहे इसका फुल फॉर्म होता है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट। देखिए, राइट ऑफ, देखो ना, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट है ना, RPWD है ना। ये किससे संबंधित एक्ट है, तो यह दिव्यांगता या विकलांगता से संबंधित एक्ट है, ठीक है ना। इसमें कहता क्या है कि जैसे इसके पहले कोई एक्ट हमारे देश में आया था, जिसको हम लोग सीधे PW एक्ट कहते थे। क्या कहते थे, PW एक्ट, जो कि 1995 में हमारे पास में आया था। तो PW एक्ट जो है ना 1995 के स्थान पर PW एक्ट 2016 लाया गया। अब ये वाला जो है ना, ये 2016 में है, याद रखिएगा। कब आया, 2016 में, RPWD। इसके पहले जो है ना एक एक्ट था PW एक्ट, जो आया कब था, 1995। विकलांगता से संबंधित यह एक्ट है ना। कहता है कि PW एक्ट 1995 के स्थान पर PW एक्ट 2016 लाया गया, और PWD एक्ट 2016 में PW एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता 7 प्रकार से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिया गया। देखिए, हमारे बात को समझिएगा। जब हमारे पास में PW एक्ट 1995 वाला था ना,
तो उसमें विकलांगता कितना प्रकार का दिखाया गया था, 7 प्रकार का। लेकिन नयका वाला जो 2016 वाला आया है उसमें विकलांगता कितना प्रकार का दिखाया है, तो 21 प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। 95 वाला में 7 गो था विकलांगता का प्रकार, और इसमें अब जो है नयका वाला जो 2016 में आया है आरपीडब्ल्यूडी, उसमें विकलांगता का प्रकार आप कितना माना गया है, 16 प्रकार का, 21 प्रकार का जो है ना विकलांगता माना गया है ना। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। और इस एक्ट में वो ध्यान से सुनो, देखो ना यार, इस एक्ट में यह भी बात कहा गया है 2016 वाला आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कि भविष्य में अगर विकलांगता का प्रकार बढ़ाने का चांस हो, ये भी इस तरह के अक्षमता वाले व्यक्ति को भी हम विकलांगता की श्रेणी में रखेंगे, तो केंद्र सरकार को यह पावर दिया गया है, मतलब हम कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दिया गया है कि आप बाद में संशोधित करके आप इस विकलांगता के प्रकार में और विकलांगता को आप ऐड भी कर सकते हैं। बात समझ में? जैसे हमारा भारतीय संविधान बना तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लिखे तो उन्होंने मूल संविधान में कितना अनुच्छेद लिखा, 395 को, 395 अनुच्छेद लिखा ना। लेकिन क्या अभी भी 395 अनुच्छेद ही है क्या? नहीं, 444 प्लस हो चुका है ना। तो क्या हुआ, ये बढ़ा कैसे? क्योंकि बाबा साहब भीम अम्बेडकर जब संविधान लिखे ना तो उसमें एक बात जोड़े हुए थे कि हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारे देश को चलाने के लिए अगर इस संविधान का जरूरत हुआ तो आप लोग चलाइएगा, लेकिन इसमें समय के अनुसार आप बदलाव कर सकते हैं, मतलब संशोधन, एमेंडमेंट जिसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप समय के अनुसार में संशोधन कर सकते हैं। तो उसी नियम के थ्रू ना हमारे संविधान में क्या होता है, संशोधन होता है। इसीलिए हमारे संविधान का जो नेचर है वो कठोर एवं लचीला दोनों है। कठोर इसलिए है कि जो रूल है उसको मानना पड़ेगा, और लचीला इसलिए है कि समय के अनुसार उसमें बदलाव सरकार के द्वारा किया जा सकता है। पॉलिटी में आप लोग पढ़े होंगे कि संविधान की प्रकृति कैसी है, तो कठोर एवं लचीला दोनों। तो कठोर इसलिए क्योंकि जो है वो है, जो एक्ट है मर्डर केस 302 लगेगा तो लगेगा, है ना। और लचीला इसलिए है कि उसमें अमेंडमेंट हम समय के अनुसार कर सकते हैं। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में भी यह बातें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में यह पावर दिया जा रहा है कि भविष्य में चल करके आप जो है ना इसमें विकलांगता के अन्य प्रकार को भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते। बताइए समझ में आया? तो पहले 1995 वाला क्या प्रकार का विकलांगता, 7 प्रकार का। अभी वाला में कितना, 21 प्रकार का। इसमें बहुत सारा बात है, लेकिन आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके लिए जितना जरूरी है उतना समझिए। बात समझ में आ रहा है? बहुत है, तो लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, है ना। गेट बंद कर दीजिए। तो अब हम लोग आते हैं, अब इतना बात समझ में आया कि नहीं बताइए? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी समझ में आ गया, है ना। अब इसको जो है ना अगर हम कहें तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट तो 37 पेज में है टोटल। कितना पेज में टोटल? इसका रिपोर्ट जो है वो 37 पेज में, लेकिन हम इतना ही में खत्म किए कि आपके लिए जरूरी इतना ही क्या है। इस 37 पेज पढ़ने का क्या मतलब है ना। पढ़ाई आपका क्वालिटी बेस होना चाहिए, क्वांटिटी बेस से कोई मतलब नहीं है। पोथी पत्र खाली मोटा मोटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। परीक्षा में जितना पूछा जाए उतना चीजों को, ये वो विषय थोड़े है भाई, 5 गो विषय, मजाक है ना। अब आते हैं इसके द्वारा सुनाई गई युक्तियां। इसमें क्या क्या युक्ति सुनाया गया है, तो जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, मतलब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में यह भी कहा गया है कि जीवन में सबके बीच में, चाहे वो लोग विकलांग व्यक्ति हो, दिव्यांग व्यक्ति हो, किसी तरह का कोई व्यक्ति हो, सबके बीच में इक्वलिटी होना चाहिए, सबके बीच में समानता होना चाहिए। किसी तरह से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना है। स्कूल जाने वाले बच्चों को हर 5 साल में सर्वे करना है, बुक्स देना है, टीएलएम देना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी उसको प्रोवाइड करते रहना है। ये सब बात कहा गया कहाँ, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो हमने आपको इस चैप्टर में पढ़ा दिया कौन सा, तो हमने आपको चैप्टर में पढ़ा दिया बहुत सारा 7 प्रकार का डिसेबिलिटीज का प्रकार। उसके बाद पढ़ा दिया एडीएचडी, उसके बाद पढ़ा दिया ऑटिज्म, उसके बाद हमने पढ़ा दिया लोकोमोटर डिसऑर्डर, उसके बाद हमने पढ़ा दिया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, और उसके बाद में हमने पढ़ा दिया डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, और उसके बाद में डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया आदि। हमको लगता है कि अब चीजें जो है ना बहुत ज्यादा क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? चलो, रिवाइज तो हम आपको कई बार करा ही दिए, है ना। तो अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर कि आखिर ये क्वेश्चन आंसर इसका क्या कहता है। अब इतना पढ़ने के बाद में आप में तो ये लालसा जरूर आ रहा होगा सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को हमने टाइप करके आपके सामने लाया है, उसको देखने का, समझने का प्रयास कीजिए।
पहला क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट अधिगम